हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 500 वैकेंसी पेंडिंग है और ये कभी भी आ सकती हैं। वो आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा लास्ट वीक का। ठीक है, और हमने उससे पहले ही बताया था कि ये वैकेंसी तो एटलीस्ट जुलाई माफ कीजिए, अगस्त और सितंबर में ही आ जानी चाहिए थी। बट ये वैकेंसी डिले हुई, उसके रीजंस हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। 500 वैकेंसीज स्टिल पेंडिंग इन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नाउ इट्स हैज अराइव्ड। हमने एक्सपेक्ट किया था कि 300 या 350 के आसपास वैकेंसी आएंगी इस बार, और नेक्स्ट ईयर फिर से एक बार 200-250 वैकेंसी फिर से आ जाएंगी। बट एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, इसलिए उन्होंने 500 के आसपास का रिक्रूटमेंट इसी बार कर लिया। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि इतना बड़े नंबर में वैकेंसीज आ रही हैं 500 के आसपास। और ये खराब बात भी हो सकती है कि मे बी दिस इज द लास्ट रिक्रूटमेंट, है ना, इतने बड़े नंबर के साथ, और नेक्स्ट वैकेंसी जो आए वो टाइम लगाए, ना एक आध साल के बाद आए, या फिर 50 to 100 वैकेंसी केवल आ पाए। ठीक है, तो ये बड़े नंबर के साथ वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या आपको जानना जरूरी है, जो बहुत बेहद जरूरी चीजें, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला रिक्रूटमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना या फिर ध्यान रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, एक कंपनी है जैसे ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई सारे एडवर्टाइजमेंट निकालेगी रिक्रूटमेंट के लिए। बट किस रिक्रूटमेंट की बात चल रही है वो डिसाइड होगा कि वो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था। तो क्लैरिटी रखने के लिए आप इसको याद रखिए कि इस समय जो अक्टूबर 2023 चल रहा है, उसमें जो वैकेंसी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2023 है। और नंबर ऑफ वैकेंसी देखें यहाँ पर, तो जूनियर पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और यानी कि JEATC बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और 500 नहीं, 496, 500 हमने अप्रोक्सीमेट बोला है, 496 वैकेंसी आई है, जिसमें 199 अनरिजर्व कैटेगरी में है। ठीक है, और इस वैकेंसी की खास बात ये होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, क्योंकि ये PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी एक स्पेशल क्लास है PWD में, उनके लिए ये वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है। देखिए, 5 वैकेंसी आप देख रहे होंगे, ये PWD की वैकेंसी है। तो सी में उन्होंने काउंट किया है जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनको काउंट किया है कि उन लोगों को रिजर्व की गई है 5 सीट। और वो खास बात यह है कि उनके साथ जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की, वो फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट है मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, वो ही इनको भी फॉलो करनी है, बाकी और किसी PWD कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। ठीक है, सो कई लोगों का डाउट आ रहा था, सर ये बताइए कि ये PWD कैंडिडेट्स के लिए होंगे कि नहीं वो होंगी वैकेंसी, और ये 5 जो वैकेंसी आई है वो किसके लिए है? तो ये बेसिकली एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए है, जिनको जनरली कोई मेजर वो नहीं होता, मसल मूवमेंट में कोई इशू नहीं होता उनके साथ, और उनकी हियरिंग और विजुअल कैपेबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जॉब के लिए हियरिंग और विजुअल कैपेसिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए जनरली PWD कैंडिडेट को इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि जॉब का नेचर ही ऐसा है। एजुकेशन देखें अगर, तो क्या रिक्वायरमेंट है? सेम लास्ट ईयर की तरह इन्होंने फिर यहाँ बताया है कि एक फुल टाइम रेगुलर डिग्री हो आपके पास, बीटेक की या फिर BSc की। अगर BSc की है तो वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपके पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री है यानी कि बीटेक हो या BE हो, तो वो इंजीनियरिंग डिग्री रेगुलर हो, पहली बात तो। और आपने उस किसी भी सेमेस्टर में वहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर पढ़े हो, यानी कि आपका जो मार्कशीट्स हैं उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है। अदरवाइज लास्ट ईयर इशू आया था कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ा था या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, तो उनको इंडक्ट करने में डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंडक्ट करने में बहुत इश्यूज आए थे, और कुछ को तो वापस भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, तो पहले यहाँ की रिक्वायरमेंट होती थी कि 60% मार्क्स चाहिए आपको बैचलर डिग्री के, बट आजकल रिक्वायरमेंट उन्होंने बोला कि केवल पासिंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर डिग्री चाहिए इनको और पासिंग मार्क्स, चाहे आपके, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको 40% पे पासिंग मार्क्स दे रही है, आपके उतने भी हैं, देन यू आर एलिजिबल। और हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में 65% या 70% मिनिमम पासिंग मार्क्स हो। उसके लिए उतना रिक्वायरमेंट है, उसको उतने पासिंग मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो एज की रिक्वायरमेंट है 27, मैक्सिमम एज होनी चाहिए 27 अनरिजर्व कैटेगरी में, और ये भी काउंटिंग होगी 30th ऑफ नवंबर को। तो 30 नवंबर को जिनका भी बर्थडे पड़ रहा है, अगर वो उस दिन 27 साल के पूरे हो रहे हैं, देन दे कैन अलाउ, और उससे कम है। लेकिन अगर कोई 30 तारीख को, मतलब
30 नवंबर को 27 साल 1 दिन का हो चुका है, तो देन ही इज नॉट एलिजिबल। ठीक है, रिलैक्सेशंस देख लें अगर, तो SC ST के लिए 5 इयर्स यानी कि 32 हो जाएगी मैक्सिमम एज, नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 30 इयर्स हो जाएगी मैक्सिमम एज, जो PWD कैंडिडेट हैं जो हमने बात की थी उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 37 तक उनकी एज जा सकती है। और काउंटिंग कहाँ पर होगी, वही सबकी डेट यही है 30 नवंबर 2023, इसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बताया कि जो भी रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको लिया जाएगा। डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर, तो उनको भी एज रिलैक्सेशन मिला है 10 इयर्स का, बशर्ते वो प्रोबेशन में ना हो। जनरली 2 साल का प्रोबेशन होता है लगभग। कोई अगर सपोज करो कोई अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी में ज्वाइन किया है और वो उसको 2 साल से कम है, तब उसको ये बेनिफिट 10 इयर्स वाला नहीं मिलेगा। वो एज ए अपना जो भी कैटेगरी में या तो वो फॉलो करेगा, अदरवाइज मैक्सिमम 27 एज ही उसके लिए रहेगी। लेकिन अगर वो 2 साल से ज्यादा वह काम कर चुका है तो उसको 10 इयर्स का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब अप टू मैक्सिमम ऑफ 37 ईयर्स तक ही कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। डेट ऑफ बर्थ आपकी एक बार जो मेंशन कर दी जाएगी आपके द्वारा आपके फॉर्म में, उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। तो कोशिश कीजिए जो आपकी मेट्रिकुलेशन यानी कि जो आपके 10th HSC सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, आपकी उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है आप उसी को रखें, क्योंकि उन्होंने उसी को काउंट किया है कि वो ही एक्सेप्ट करेंगे जो आपके मेट्रिकुलेशन में या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अगर देखें तो 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 1 नवंबर से, और 30 नवंबर पूरा 1 महीना आपको दिया गया है फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन लास्ट डेट तक वेट मत कीजिएगा, उसको पहले से फिल कीजिएगा। कई बार सर्वर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं आखिर में और आपको प्रॉपरली फॉर्म भरने में इश्यू आते हैं, तो वो इश्यू से बचने के लिए आप पहले से फॉर्म भरिए। पे स्केल जिसके बारे में सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि सर पे स्केल कितना है और CTC कितना है। देखो CTC फिर से जैसे अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर की वैकेंसी आई थी वहां पे 13 लैक्स था, और यहाँ भी इन्होंने 13 लैक्स इन्होंने CTC बोले। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सेम पोस्ट है, वहां जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर थी, यहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। इन्होंने बताया ये पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और E1 लेवल इनको एग्जीक्यूटिव 1 लेवल काउंट किया गया है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि इसके बाद प्रमोशंस और पे स्केल्स कैसे कैसे बढ़ते हैं। आप मेरा लास्ट वीडियो वो है उसमें देख सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, उसके बाद मैनेजर बनते हैं। जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं तो वो ग्रुप ए पोस्ट में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप ग्रुप ए में पहुंच जाएंगे। ग्रुप ए पोस्ट मैक्सिमम पोस्ट होती है, आप उस ग्रुप में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हैं, फिर आप GM बन जाते हैं यानी कि जनरल मैनेजर। ठीक है, इस तरह से इनकी हायरार्की है, इस तरह से पोस्ट चलती है, और आपका इंक्रीमेंट भी इस तरह से चलता रहेगा। है ना, ये जो बेसिक पे है ये इंक्रीज होती चली जाएगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 50,000, मैनेजर के लिए 60,000 रुपीज का बेसिक है। अब इन्होंने बताया, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सर CTC 13 लाख लिख देते हैं, इन हैंड कितना मिलेगा, कितनी सैलरी बनेगी, ये बता दीजिए। तो देखें हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आप अगर कैलकुलेटर खोले, मैं अपने मोबाइल में खोल लेता हूँ, तो 40,000 यहाँ पर बेसिक पे इन्होंने बताया है ना, कि जो बेसिक पे है ये लिखा हुआ 40,000 है। उसके बाद उन्होंने बताया कि बेसिक पे पर आपको DA यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं, आपको कुछ पर्क्स मिलेंगे 35%, HRA मिलेगा आपको, और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कुछ कुछ मोटा मोटा हम काउंट करते हैं। देखिए अगर 40% बेसिक पे है और DA इस समय जो एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज को दे रहा है लगभग 42 तो 43% दे रहा है, हम 42% काउंट कर लेते हैं। तो अगर 40,000 का हम 42% काउंट करें तो ये हो जाता है 16,800, 16,800। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 35% बेसिक पे भी रहेगा, पर्क्स दिए जाएंगे। और अगर हम 40,000 का 35% काउंट करें तो वो हो जाएगा 14,000, 14,000 ये हो गया। इसके अलावा HRA, तो अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहते हैं तो HRA आपको मिलेगा 27%। तो फिर से देखते हैं, अगर हम 40,000 का 27% काउंट करें तो 27 हो जाएगा 10,800। और अगर हम इन सबको काउंट करते हैं तो 40,000 देन 40,000 में ऐड करेंगे जो हमने काउंट किया था डेयरनेस अलाउंस, वो था हमारा 16,800, 16,800। देन हमने काउंट किया था, जो 35% पर्क्स थे वो आए हैं 14,000, दैट इज 14,000, प्लस उसके बाद हमने काउंट किया जो HRA है, तो HRA आया 10,800, 10,800। तो ये सैलरी अगर आप काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 81,600।
देखिए कितना अच्छा नंबर है, शानदार नंबर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका 27% अगर हम काउंट कर रहे हैं 81600। और मैंने जो बात की है एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि उनको 5000 रुपीज का एक अलग से एक अमाउंट और मिलता है जो मेडिकल्स के लिए मिलता है। ठीक है, तो 5000 अगर पर मंथ का उसे भी ऐड कर दे, वो क्वार्टरली देते हैं, यानी कि 15,000 रुपये 3 महीने पर देते हैं, बट उसे पर मंथ का काउंट करें तो 5000 हो जाता है। तो अगर आप उसको भी काउंट कर दें 81600 81,600 में, तो ये हो जाएगा 86,600। तो कितना शानदार नंबर आपको नजर आ रहा होगा, 86,600। तो ये काफी शानदार नंबर है, आपको लग रहा होगा कि 86 में है अब आपके पास सैलरी आएगी, हम इसको 86K बोल देते हैं। तो 86 में अब लोगों का डाउट ये होगा, सर बताइए कि इसमें इन हैंड कितना आएगा। तो 86,600 तो आपका, हमने देखा कि आप जो दिल्ली मुंबई में पोस्टिंग है उसको स्टार्टिंग में सैलरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ पैसा आपका पीएफ का कट जाता है और कुछ पैसा आपका जो टैक्स डिडक्शन है वो कटेंगे। तो जो मेरी बात हुई है, जैसे मुझे बताया जो नए लोग हैं, नए जेई जो ज्वाइन किए हैं, तो उनके पास अराउंड 74 to 75,000 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, इतना शानदार चीज है कि आप जैसे ही एक एग्जाम पास करेंगे, 2 घंटे का एक एग्जाम है, हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको पास करने के बाद आप सीधा 75,000 रुपीज, मतलब जो गरीबी रेखा से एकदम ऊपर आ जाएंगे ना, टॉप मोस्ट लेयर में चले जाएंगे, वहां 75,000 रुपीज आपको मिल रहे होंगे। और उन लोगों ने एक अच्छी बात और बताई है कि 75,000 तो सर हमें स्टार्टिंग में ही मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक रेटिंग अलाउंस भी होता है, और वो जब 1 या 1.5 साल की जॉब हो जाएगी तब उनकी रेटिंग हो जाएगी, वो एक प्रॉपर लाइसेंस होगा उनके पास ट्रैफिक कंट्रोलर का। सो उस रेटिंग के बाद उनको लगभग हर स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है, उन्होंने बताया 11,000 से लेके 50,000 तक मिल जाता है। तो अगर हम एवरेज 20 या 25,000 भी ले लें, तो 25,000 और ऐड करें 86 में, तो लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये की शानदार सैलरी आपको लगभग 1 डेढ़ साल के बाद मिलने लगेगी, और ये ग्रोथ सैलरी है, कट कटा के आपको 95,000 के आसपास हो जाएगा। सो आपके पास नेट सैलरी भी 95,000 मिल रही है आपको। तो एक कितना शानदार बात है कि 1 2 घंटे का एग्जाम पास करना है और आपकी जिंदगी में बिल्कुल चेंजेस आने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं हम आगे, आप बहुत ज्यादा सपने नहीं दिखा रहा हूँ, बट लेकिन ये है कि आप हो सकते हैं, क्योंकि इस बार काफी अच्छे नंबर है वैकेंसी में 500 के आसपास। तो और जरूरी चीज देख लेते हैं पहले। इन्होंने पहले अब यहाँ वर्ड यूज किया एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, लास्ट टाइम मेरे पास लास्ट टाइम का भी है, तो वहाँ ये लोग यूज करते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आजकल इन्होंने इस वाले जो एडवर्टाइजमेंट में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन दिया, इन्होंने क्राइटेरिया बताया है अपना कि कैसे कैसे फुलफिल की जाएगी, जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या स्टेज होंगी। तो पहले जनरल बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ डेट है, जो भी एज को या फिर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, जो भी अपना ओबीसी का नॉन क्रिमिलेयर का बनाना है, ईडब्ल्यूएस का बनाना है, तो वो सब कौन सी डेट के होने चाहिए, 31/11/2023 से पहले के। देखिए SC ST कैटेगरी का है, उसके पास भी जो भी डॉक्यूमेंट है वो 30/11 से पहले होने के चाहिए। डिसेबिलिटी का है किसी का, जो हमने बात की है अभी, पीडब्ल्यूडी में 5 सीट्स हैं, उनके लिए भी 31 नवंबर, माफ कीजिए 30 नवंबर उसकी डेट है। ये डेट या इससे पहले के उनके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने बताया कि उनका एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक पेपर होगा जिसका नाम है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 घंटे का वो एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और उसका सिलेबस थोड़े दिन बाद बता दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा इनकी वेबसाइट पर। मैं उस पर भी बात करूंगा क्या सिलेबस हो सकता है और लास्ट टाइम क्या सिलेबस था। बट फिलहाल ये देख लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक 2 घंटे का टेस्ट है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो आपके बल्ले बल्ले, अगर आप इसमें एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो बहुत ही शानदार चीज हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद क्या होगा, सीबीटी पास करने के बाद जो भी लोग सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब जो रिटन टेस्ट है और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 3 स्टेजेस और हैं, उससे पास होना पड़ेगा। देखिए आपको उसके लिए उसके बाद बुलाया जाएगा, सीबीटी पास करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके अपने आ जाइए। लास्ट ईयर उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल दिया था, और इस बार उन्होंने एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वर्ड यूज किया है। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, उस साथ के साथ वहां पर आपका वॉइस टेस्ट भी होगा। एक वॉइस टेस्ट में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है इस चीज के लिए कि वॉइस टेस्ट क्यों होते हैं, एटीसी का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपके साथ कुछ कमी है, कोई दिक्कत है, तो कैसे उसको पास कर सकते हैं, वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ये आपके बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वंस इन लाइफ टाइम होगा आपका।
ठीक है, ये वॉइस टेस्ट है और ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, यानी कि जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं बस तभी होगा। तो अगर ये वॉइस टेस्ट पास नहीं करा तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब के लिए, फिलहाल एटीसी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये पास करना मस्ट है आपके लिए, तो इसलिए वो वीडियो ध्यान से देख लीजिए, किसी के साथ कोई इशू है। इन जनरल में बता देता हूँ, आपकी वॉइस के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हियरिंग, विजुअल और आपका जो वॉइस है उसके साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई आवाज के साथ आपकी आवाज दब जाती है, आप हकलाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, कुछ ऐसा, आप नर्वसनेस में आप बोल नहीं पाते, तो आपके साथ वैसा चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए वॉइस टेस्ट जरूरी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के वॉइस टेस्ट के लिए वो वीडियो देख लीजिए। दूसरा टेस्ट होगा आपका साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, इसके लिए भी मैंने वीडियो सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, इसको आप आम भाषा में बोलते हैं सूखा नशा, है ना, कोकीन है, ओपियम है, एम्फेटामाइंस है ना, ये सब चीजें जो है, कि अगर आप ये कोई कैंडिडेट इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहा है तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ये टेस्ट आपकी ज्वाइनिंग के टाइम हो रहा है, साइकोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं इसको, साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट। ये इसमें टेस्टिंग किया जाएगा, और लोगों को डाउट है कि 2 से 3 दिन पहले अगर हमने कुछ खाया होगा तो वो आ जाएगा, जी नहीं, लगभग अगर 1 महीने तक भी आपने इनमें से कोई कंज्यूम किया है ना, जो आप नशीली दवाई की गोलियां होती हैं, या फिर ओपियम्स हैं, या फिर कोकेन है, चरस गांजा, है ना, ब्लैक स्मैक, क्या क्या होता है, क्या हीरोइन क्या होता है, वो सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। लेकिन अगर उस सब में से आपने किसी ने कुछ कंज्यूम किया है विद इन द 1 मंथ, तो वो आपकी रिपोर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि जॉब जाने का खतरा है आपका। और एक चीज और बता दूं, ये केवल ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में ही होगा, ये आप जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लोगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ज्वाइन कर लोगे, तब साल में एक बार ये आपका टेस्ट होगा, बट रैंडम बेसिस पर होगा। आपकी पूरी टीम में से किसी का एक का नाम निकाला जाएगा और उसके साथ ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट बार बार होंगे आपके, लेकिन वॉइस टेस्ट केवल वन टाइम होगा। दूसरा टेस्ट ये नया है, ये पिछले साल नहीं था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ लास्ट टाइम इन्होंने बोला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट, साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, देन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो इन्होंने कहीं भी साइको जो टेस्ट है ना, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। ये न्यू है, अभी भी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, ये मुझे जो बताया केवल दिल्ली मुंबई में अभी तक स्टार्ट हुआ है, बाकी एयरपोर्ट्स पे भी अभी स्टार्ट नहीं हो पाया अच्छे से। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स है भी नहीं अभी। और आप इसका टेंशन मत लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी का खुद का काम है कि आपको इस टेस्ट को कैसे करवाएंगे। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो ये क्या होता है, ये तो पता चल गया आपको, साइकोएक्टिव सब्सटेंस मतलब कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं आप कंज्यूम कर रहे जो या तो नशे की श्रेणी में आता है ना। और इसमें अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, देखो जो वो सूखा नशा जैसे बोलते हैं वो चीजें हैं। तो सूखे नशे दो टाइप के होते हैं जनरली, या तो स्टिमुलेंट होते हैं या वो सिडक्टिव होते हैं। स्टिमुलेंट यानी कि आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी भर देते हैं। कभी कभी आप कोई देखते होंगे पिक्चर्स में, ड्रग्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, वॉयलेंस वॉयलेंस करने लगता है। ठीक है, तो या तो आप उस टाइप के हो जाते हैं, या दूसरे स्टेज क्या होती है सिडक्टिव, बिल्कुल आप एक पोजीशन में लेटे हैं तो घंटों तक लेटे रहेंगे नशे की मुद्रा में। तो ये दो चीजें काम करती हैं साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लिए। तो ये सब्सटेंस आप कंज्यूम तो नहीं कर रहे, उसके लिए टेस्ट हो रहा है ये। लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया जाएगा कि आपकी जो आपका टेंडेंसी कैसी, कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है आपके अंदर, कहीं ऐसे ऐसे वॉयलेंस आपके अंदर तो नहीं है बहुत ज्यादा, कोई तीव्र इच्छा तो नहीं है आपके अंदर बदला लेने की या कुछ ऐसी। ठीक है, तो ये जनरली ये भी न्यू है, एविएशन फील्ड में बहुत न्यू है। अगर आपको याद होगा तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है, आई थिंक 2013 2014 का है। तो एक शायद एक जर्मन पायलट था, तो उसने क्या किया, उसको सुसाइडल टेंडेंसी थी उसके अंदर, उसको सुसाइड करना था। तो अपने साथ वो पूरे प्लेन के साथ क्रैश कर दिया। खुद तो उसको सुसाइड करनी थी, वो खुद मारा गया, और उसके साथ साथ लगभग 150 लोग या के आसपास उस लोगों की डेथ हुई। तो अगर किसी के अंदर ऐसी टेंडेंसी है तो वो भी खतरनाक है ना। वो सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एविएशन में सेफ्टी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए ये असेसमेंट टेस्ट भी किया जा रहा है आजकल। मुझे एक वेब सीरीज भी याद आ रही है, नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक फ्लाइट करके कुछ थी। तो अर्जुन रामपाल ने रोल की प्ले किया था उसमें कैप्टन का, और मुंबई एटीसी भी दिखाया था उसमें। तो मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल्स के साथ बात करते हैं, तो वहां भी सेम सिचुएशंस थी। वो पायलट एक सुसाइडल टेंडेंसी थी उसके अंदर, वो सुसाइड करना चाहता था और प्लेन के साथ करना चाहता था। ठीक है, वो उसे इतना लगाव था अपने प्लेन से कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो वो चाह रहा था मैं प्लेन लेके ही क्रैश लैंडिंग करके सुसाइड करूं। तो उसके साथ भी वही 180 पैसेंजर उसके साथ थे। अब
इतना अच्छा नहीं था वो सीरियल, ये वेब सीरीज इतनी अच्छी नहीं थी, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा देखने के लिए, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। बट ये मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल लेके कि ये टेस्ट कितना ज़रूरी हो गया। जहाँ पर सेफ्टी मैटर्स जुड़े हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका मस्ट हो जा रहा है। और इसलिए आपका यहाँ से अब स्टार्ट हो गया कि आपका फर्स्ट टाइम में टेस्ट किया जाएगा। इस टेस्ट की ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अभी ओपन कि क्या वो करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे। बट आपके अगर नॉर्मल है, बिहेवियर है आपका, तो बिहेवियरल चेक्स होते हैं, तो अगर वो नॉर्मल है तो इसमें कोई इशू नहीं है, घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये आप क्लियरली पास कर लेंगे। मेडिकल टेस्ट और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मैंने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी उसमें रीजन भी बताया था कि 500 वैकेंसीज तो एयरपोर्ट अथॉरिटी पेंडिंग है, और ये आ जानी चाहिए थी अक्टूबर, माफ कीजिए, अगस्त और सितंबर के टाइम में ही आ जानी चाहिए थी। बट ये वैकेंसी डिले क्यों हुई, 2 महीने डिले हो गई, क्योंकि मेडिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके भी मेडिकल अब जाके पूरे हुए हैं, और सब कई को तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिला अभी तक। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस आपको पता ही है स्टेट मैटर है, हर स्टेट की पुलिस अलग तरह से बिहेव करती है, उसका रवैया अलग होता है, और जो काम करने का तरीका वो अलग है। तो पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है कि जनरली जब आप ज्वाइन करते हैं कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से आपके एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस दिया है वहां पर एक बताया जाता है कि ये सो एंड सो पर्सन है, इसने हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया गया है, आप इसकी बैकग्राउंड को वेरिफिकेशन करें। अगर कुछ अननोन मिलता है ना, कुछ ऐसी चीज मिलती है जो हमें नहीं पता, या फिर कुछ अच्छा नहीं है उसके बारे में, तो आप हमें बताइए, इंटीमेट कीजिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है ये कि वो जाते हैं उस एड्रेस पे, चेक्स करती है, आपके अड़ोसी पड़ोसी से भी पूछती है, और चेक्स करती है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं है, कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, और फिर अपनी रिपोर्ट बनाकर आपके डिपार्टमेंट को यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजती है। तो आपको पता ही, समझ में आ रहा होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन का काम टफ हो जाता है, क्योंकि पुलिस बहुत सारे काम संभाल रही है, और ये सब काम में टाइम लगता है, तो इन 6 महीने से 1 साल भी लग जाता है इस सब काम के लिए। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि ये टेस्ट अब तो ये भी हम पहले ही कराएंगे, तभी शायद थोड़ा सा डिले भी हो सकता है ज्वाइन करने में, ज्वाइनिंग देने में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ऑलरेडी जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी अभी तक नहीं हो पाया है, वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो आगे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी में, उनको सैलरी देनी पड़ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी उनसे काम नहीं ले पा रहा है एटीसी वाला, क्योंकि अभी तक उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए सब में, मैं दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं। एक सीबीटी होगा आपका, आपको सबसे पहले बस वही पास करना है, उसी में फोकस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा, साइकोएप्टिक सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मेडिकल टेस्ट नॉर्मल टेस्ट हैं जो आपका क्लास 3 मेडिकल्स के अंदर श्रेणी में आते हैं, तो वो टेस्ट किए जाएंगे। जनरली सारा आपका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है ना आपका, और जो एक्सरेज है, ईसीजी है, ईईजी है, ये सब काउंट करा जाएगा कि आपको कोई इश्यू तो नहीं है, बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब टेस्ट होंगे। तो ये आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि सिलेक्शन में क्या करने वाले हैं, तो आपको फोकस इन सब पे नहीं करना। ठीक है, थोड़ा वॉइस टेस्ट का लिए आप कर सकते हैं, बट इन सब पे ज्यादा आपका कुछ फायदा नहीं है फोकस करने में। प्राइमरी फंक्शन ये है, ये सब उसी का होगा जो सीबीटी पास करेगा। तो आपको मेन फोकस होना चाहिए सीबीटी पास करने के लिए। सीबीटी में 2 घंटे का एग्जाम होगा, जो लास्ट टाइम तक होता था, और उसमें एक पार्ट में आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट आता था पार्ट ए में। पार्ट बी में साइंस और मैथ्स, अभी देखा था हमने ऊपर कि साइंस और मैथ्स मस्ट है इसके लिए, तो साइंस और मैथ्स ही इसके लिए पार्ट बी में आएगा। और वो 2019 से पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें मैथ्स और साइंस टफ था, लेकिन 2020 के में जो एग्जाम हुआ और 2021 में 22 में जो एग्जाम हुआ उसमें वो भी बहुत इजी कर दिया, मतलब मैथ्स और जो फिजिक्स है वो 12th लेवल का कर दिया कि 12th लेवल की मैथ्स और फिजिक्स आएगी। तो अब आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए उसके लिए, ताकि आप बेसिकली पहले सीबीटी क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि 500 वैकेंसी है, चांसेस बढ़ गए हैं, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ेगा, काफी लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ है नहीं इसमें खास। जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी जॉब में या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पीएसयू में, तो उनको एनओसी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जब वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आएंगे। नेक्स्ट, ऑफर लेटर यहाँ दिया जाएगा जब आप फाइनल सब ये स्टेजेस पास कर लेंगे, जो हमने बताया, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जब फाइनल दिया जाएगा तो आपको एक ऑफर लेटर आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा, जिसे लेके आप डिपार्टमेंट आएंगे और ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट को। एक चीज ये है यहाँ पर, जो ट्रेनिंग पीरियड में आपको फुल सैलरी मिलेगी, यानी कि जो अभी हमने सैलरी काउंट करी थी 86,000 समथिंग, तो 86,000 आपको जो जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जब आपकी लगभग 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसमें ही पहले दिन से ही आपको, मतलब फर्स्ट मंथ से ही आपकी उतनी सैलरी मिलेगी आपको।
ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज ट्रेनिंग में कई बार होता है कि स्टाइपेंड मिलता है या फिर कम सैलरी देते हैं, बट यहाँ पर सारे पूरी सैलरी आपको ट्रेनिंग टाइम से ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक नुकसान भी है, क्योंकि वो पूरी सैलरी आपको ट्रेनिंग पीरियड में दे रहे हैं, इसलिए आपसे एक 3 इयर्स का बॉन्ड साइन करवाएंगे कि अगर आपने 3 इयर्स के पीरियड में कंपनी को छोड़ा, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को छोड़ दिया, तो आपको 7 लाख रुपीज कंपनी को देना पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 लाख रुपीज का 3 इयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड, वो श्योरिटी बॉन्ड साइन कराएंगे आपसे। दूसरी चीज, एक चीज और है कि इसमें आईकाओ का मिनिमम लेवल 4 आपके पास होना चाहिए, ऑपरेशन लेवल जिसको बोलते हैं। इसके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। ये क्या चीज है, कोई इंग्लिश से अगर डर लगता है किसी को इंग्लिश बोलने में, तो कैसे सुधारेगा, उसको क्या क्या चीज पे फोकस कर सकता है, तो ये मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इस पे बहुत डिटेल में मैंने बात करी है। अब वो देख सकते हैं और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल माइंडसेट प्रिपेयर कर लीजिए और धीरे धीरे बाद में प्रिपेयर कर लेंगे इसके लिए, सीबीटी की तैयारी के साथ साथ। ठीक है, तो बहुत मतलब आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है इसको पास करना। आप जो प्लेन फॉर्मल इंग्लिश जानता है वो इसको आराम से पास कर लेगा, लेकिन थोड़ा भी अगर किसी को डाउट है अपने लिए, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, वो आपके सबके लिए काम आएगा। उसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि ये क्या चीज होता है, कैसे 4 लेवल या 5 लेवल या 6 लेवल आप अटेन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। क्योंकि यहाँ देखो क्लियर लिख दिया, अगर किसी कैंडिडेट ने, एक कैंडिडेट हु इज नॉट एबल टू अटेन आईकाओ प्रोफिशिएंसी लेवल 4 और अबव, यानी कि 4 या 4 से ऊपर आपके पास नहीं है, तो आपकी सर्विसेज को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, यानी कि आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब नहीं दी जाएगी, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये लाना बहुत जरूरी है, इसलिए वो वीडियो मस्ट है आप लोगों के लिए देखना समझना। दूसरी बात ये तो है, ये ऑल इंडिया के लिए पोस्ट है, तो आप पूरे एयरपोर्ट में मतलब कहीं भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। बट इन जनरली आजकल बहुत सारे हो गए हैं एयरपोर्ट्स, नए नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, तो आपके घर के लगभग 200-400 किलोमीटर के आसपास आपको पोस्टिंग मिल जाती है इजीली। तो इतना टेंशन नहीं लेना, ओवरनाइट जर्नी में आप अपने घर पहुंच सकते हैं अच्छे से। ये आपको सब पता ही है मिसकंडक्ट के बारे में, एग्जाम में कैसे फेयर रहना है, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज आपके साथ इश्यूज आएंगे। हाउ टू अप्लाई में आपको पता ही है कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, कैरियर टैब ओपन करेंगे वहां पर, और जब 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसको जो आप नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का भरा है या आईबीपीएस के भरते हैं, आप उस फॉर्म को इजिली भर सकते हैं, कोई ऐसा विशेष उसमें नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने बताया क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए एक फॉर्म भरने से पहले के लिए, तो आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो जनरली सभी के पास होती है। स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये भी जनरली सबके पास होता है, क्योंकि हर फॉर्म में ये चीज लगती ही है ना, आपके सिग्नेचर डिजिटल फॉर्म में और आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो। थर्ड चीज क्या है, जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी अपलोड नहीं होगी, लेकिन उनकी डिटेल्स मेंशन की जाएगी। जैसे अगर आप किसी का कोई सर्टिफिकेट है SC ST का, है ना, तो उसका नंबर और उसकी डेट उसमें ऐड करनी होगी, या ऐसी किसी और कोई और जैसे अप्रेंटिस अगर किसी ने किया एयरपोर्ट अथॉरिटी में, तो उसका नंबर, अप्रेंटिस नंबर, उसके डेट्स वहां पर मेंशन की जाएंगी, तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप उसको डेट्स देख सके और उसमें नंबर देख सके और फॉर्म में एंट्री कर सके, लेकिन इसके अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, फीस जो बेहद जरूरी है, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की खास बात है, बहुत महंगी फीस रखती है। तो यहाँ भी सेम, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के लिए इन्होंने फीस रखी 1000 रुपीज, यहाँ पर भी सेम 1000 रुपीज फीस है, इंक्लूसिव ऑफ GST है, यानी कि मैक्सिमम 1000 फीस आपको पेमेंट करनी है। दूसरी चीज, अफर्मेटिव एक्शंस लेते हुए कुछ कैटेगरीज को और फीमेल कैंडिडेट्स को इसको एग्जेम्प्ट किया गया है इस फीस को। ठीक है, तो ये आपका फीस के बारे में हो गया। अगर बात करें तो ये जो फॉर्म फिल कर देंगे आप, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे अपना फॉर्म का पेमेंट के बाद, है ना, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फॉर्म। ठीक है, और आपके पास उसका नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपने पास रखिए, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें तो कुछ ये जनरल गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। सबसे जो जरूरी बात मुझे लगी वो ये, यहाँ पर भी सेम जो हमने अभी जूनियर कैडर के केस में देखा, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के केस में देखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दो दो घंटे का एग्जाम है केवल, है ना, 2 आवर्स की जर्नी है, और आपको बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएगी, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको अच्छे तरह से मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें हमने डिटेल में बात कर ली, इस जो नोटिफिकेशन आया
कोई भी डाउट है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। एक लोगों को डाउट यही था बस पहले कि सर 60% रिक्वायरमेंट है कि नहीं, देखिए नहीं, इस पे यार केवल पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और डिग्री लेकिन रेगुलर होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बीटेक और बीएससी जो भी फिजिक्स से के साथ कर रहा है वो जनरली डिस्टेंस मोड या करस्पॉन्डेंस मोड में नहीं होती, वो इसलिए आपके पास एक कंटिन्यूस रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एज का ध्यान रखिए, 27 मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरीज में, और कुछ कैटेगरीज में रिलैक्सेशन अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फिल करना, आप लेट मत कीजिएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया लगभग सारे बड़े शहरों में एग्जाम होगा, तो आपके घर के आसपास का जो भी शहर है उसको फिल करके आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। और प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, क्योंकि लगभग मिड ऑफ दिसंबर में है ना, लगभग 15 दिसंबर के आसपास ये एग्जाम होने की संभावना है। तो अभी लगभग लगभग आपके पास मोटा मोटा 2 महीने का टाइम है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस एग्जाम के लिए। आपको हमने बता ही दिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या सिलेबस हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था, पहले टीसीएस एग्जाम करा रहा था, इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी करा रहा है। बट एग्जाम में यही आएगा, इस बात के लिए हम इसलिए ज़्यादा श्योर हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट रूल 1937 की वजह से इनको मैथ्स और फिजिक्स देना कंपलसरी है। जब हमने देखा मैथ्स और फिजिक्स, यहाँ इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी में भी रखा कि मैथ्स और फिजिक्स आपके पास डिग्री में होना चाहिए। ये एयरक्राफ्ट रूल 1937 के अंदर आता है, जो हमने एक वीडियो में पहले बताया भी था अपने, कि एयरक्राफ्ट रूल 1937 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, प्लस बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग भी चलेगी, लेकिन वहाँ भी आपका मैथ्स और फिजिक्स एक एटलीस्ट एक सेमेस्टर में आपने पढ़ा होना चाहिए। तो लगभग फॉर्म का जो सिलेबस है, इसका मतलब पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वही होगा जैसा हमने अभी बताया। तो आप माइंड सेट बना के रखिए, प्रिपेयर होते रहिए, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, सर आप बहुत टाइम बाद वीडियो डालते हैं। देखिए हमारा पर्पज ये होता है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दें और आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें। चैनल पे व्यूअरशिप्स लाने से ज़्यादा अच्छा है, मुझे आपको लगता है कि जो अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूं और आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे दें, ताकि आप उस गाइडेंस के अंदर अपनी पढ़ाई प्रिपेयर कर सकें अच्छे से, ठीक है। तो वो टाइम कंज्यूम कीजिए आप अपनी स्टडी में, पढ़ाई में, रादर देन वीडियोस सर्च करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। आपके पास जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। 2 महीने के पास आपके पास टाइम है लगभग। सो ये लास्ट हो सकती है वैकेंसी, 500 वैकेंसी इतना बड़े नंबर के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी हो सकता है 1 साल बाद आए, मतलब 2000 सीधे 25 में आए, 24 में कोई वैकेंसी ना आए। ये होगा तो फिर बहुत कम रिक्वायरमेंट के साथ आएंगे ना, 50 to 100 के बीच में। सो ये बड़ा एग्जाम है, 496 वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और 13 लाख का सीटीसी है। तो बहुत अच्छा आपका एक एग्जाम होने वाला है। 2 महीने बाद प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए इसके लिए। कैसे लगा वीडियो हमें बताइए, और कोई और डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड या इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, या हमें ईमेल कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।